कलाकार श्री राजीव जेटली जी हरियाणा भवन नई दिल्ली से हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसार मंडल के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं विभाग और ज़िला प्रशासन की तरफ से दोनों आए हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका स्वागत करता हूं यहाँ पहुँचने पर। और मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ कि मीडिया सलाहकार साहब आप सभी लोगों से एक फॉर्मल एक मुलाकात करना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जब से इन्होंने पदभार संभाला है तो ये इनका पहला ही ज़िला का दौरा है, तो ये ज़रूरी भी था कि आप सभी लोगों से एक मुलाकात हो जाए। तो मेरा सभी से एक अनुरोध रहेगा कि सर 2 मिनट के लिए एक परिचय सा हो जाए, दोबारा से एक बार हो जाए। परिचय देखो, पहले मैं अपना परिचय खुद दे देता हूँ मैं जी। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा मीडिया सलाहकार साहब से कि वो आप सभी लोगों को अपना संदेश दें। जी देखिए, आप सब लोग तो अशोक भाई तो हमारे बड़े भाई हैं और जिन से ही आते हैं, आपके साथी भी हैं, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं मुख्यमंत्री जी के, DPRO साहब हैं। लेकिन मैं अभी लगभग 2 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया है एज ए मीडिया एडवाइज़र। मैं जींद में आता रहा हूँ और कई साथी पुराने मुझे जानते भी हैं और मैं उनके साथ इंटरेक्शन भी रहा है, लेकिन मीडिया एडवाइज़र के नाते पहली बार आया हूँ यहाँ पे। लेकिन मीडिया एडवाइज़र के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं उस बात को भी मैं भूलता नहीं और भूलना भी नहीं चाहता क्योंकि वो मेरा पहला प्रोफाइल है। तो आज ये सोचा था कि मैं भी पीछे रोहतक गया, हिसार गया, सिरसा गया, आज जींद में हूँ, उसके बाद फिर रोहतक जाऊँगा, फिर आगे पूरे हरियाणा का भ्रमण है। लेकिन ये है कि बस मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आप लोगों से संवाद करना, आप लोगों से आपका फीडबैक लेना, आप लोगों की समस्याओं को सुनना, या उस कई ऐसी बात भी होती है कि अशोक भाई आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आगे तक वही पहुंचाते हैं, कई बार उसमें कोई गैप भी रह जाता है, उस गैप को भी ख़त्म करना, क्योंकि इन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। और आज भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे तो मैं बोला कि मुझे एक जो अपने साथी हैं, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से आता हूं, तो मेरे को उनकी समस्याओं का पता है और मैं उनको जानता भी और उसको बेहतर तरीके से करना भी चाहता हूं और कर भी रहे हैं। क्योंकि लड़ाई लड़ते हैं, ऊपर जाकर भी चंडीगढ़ में आपने देखा होगा 5-5, 6-6 दिन रेगुलरली रहते हैं और सोचते हैं कि मैं जब जींद वापस आऊँ तो आपका काम करवा के ही आऊँ। तो हम दोनों ने मिल के कोशिश करी कि हम एक बार आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और कोई ऐसी बातें हों जो आपको लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और हमारे दायरे में आती हैं, कानूनी सरकारी नियम में भी आते हैं। तो अगर कोई नियम में आती है तो उसको हम करेंगे, कमिटमेंट के साथ उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। नियम में नहीं आती है तो भी हम कोशिश करेंगे उसको आगे रखने की। फिर उसके बाद तो आपको पता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, वो सिस्टम कब पॉलिसी बनाएगा, कब उसको इम्प्लीमेंट करेगा, कब वो लागू होगी, वो एक अलग प्रक्रिया। लेकिन जो हमारे डोमेन एरिया में आता है उसको हम जल्दी से जल्दी करेंगे की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी वो काम आपके हों। तो मुझे सबसे पहले एक बार हम अगर अपना परिचय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा। सर, मैं अमित पवार, मैं यहाँ उप निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ और DPRO का चार्ज है मेरे पास, डिप्टी डायरेक्टर। हाँ जी, दैनिक भास्कर से ब्यूरो चीफ ऑफिस अपने ऑफिस से ही है। आपका परिचय दे दो। रेवोल्यूशन इंडिया नाम बड़ा अच्छा लेगा आपने, मतलब इसको आप नेशनल भी कर सकते हो, इंटरनेशनल भी कर सकते हो और प्रदेश का भी बना सकते हो। क्रांतिकारी आदमी इंडिया वो हमसे थोड़ा अलग हो गए आजकल के इसीलिए इंडिया लिखा हुआ है। ये अच्छा है कि इसके बीच में बिंदिया नहीं लगा रखी आपने। हमने डिवाइड नहीं किया, उसको इकट्ठा रखा। हाँ, नहीं तो वो INDI अलायंस हो जाता ना। कैंसिल बोल दिया कर रहा है वो कर देगा। आज हो जाएगा। जगत क्रांति। राजकुमार गोयल, टाइम्स नाउ, ABP न्यूज़, अच्छा, सारे आपके पास हैं।
सारे ही हो गए। थोड़ा सा कम है। मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी का जी न्यूज़ से फ़ोन आया, किसी सीनियर आदमी का, तो उसने कहा यार अब वो बार्क की लड़ाई फिर से शुरू हो रही है टीआरपी की, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। तो ये देखो उनको तो टेंशन है क्योंकि वो जी न्यूज़ देख रहे हैं, ये कहेंगे किसी को कोई किसी की टीआरपी बढ़ जाए है तो मेरे पास पहुँच जाए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? प्रमोद राठी अमर उजाला। अमर उजाला से। अच्छा भाई साहब आप मैं भास्कर से सोमवीर सिंह। अच्छा। वो अपने ऑफिस से ही है सर। ओके, प्रदीप। तो आप आपके साथ ही हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं तो आपके फीडबैक के लिए आया हूँ पहले तो, उससे पहले मैं कुछ बोलूँ वही चीज़ें। वैसे तो अशोक जी अनजान नहीं है किसी भी बात से, सारी बातें इनके संज्ञान में हैं, लेकिन फिर भी चलो एक औपचारिक रूप से हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, मीडिया एडवाइज़र के नाते अगर मैं सीएम साहब तक आपकी कोई बात पहुंचा सकता हूं, अशोक जी मेरे साथी होते हैं हमेशा चंडीगढ़ में, तो हम दोनों इस बात को रख दें वहाँ पे। तो अगर कोई हल निकल पाएगा तो हम उसको निकालने की कोशिश करें। और कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को करनी चाहिए, या हमारा कोई वायदा ऐसा हो जो आपको लगता है अभी डिले हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे को सुझाव देंगे तो मैं लिख लूँगा उसको, फिर हम कोशिश करेंगे। डीपीआरओ साहब से आपसे निवेदन, आप कोई बात आप लिख लेना, उसको नोट बना देना मुझे से, या वो आपका स्टाफ है हमारा, वो कर लेंगे। राजीव जी, निवेदन है आरएनआई रजिस्ट्रेशन अखबार के टाइटल वेरिफिकेशन और वो सारा प्रोसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, स्टेट की है, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वो नहीं चाहते कि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करे। तो जब कोई आदमी अप्लाई करता है किसी चीज़ में, उसकी गाइडलाइन है कि 1 महीने में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। अगर वो 4-4 महीने तक जिला प्रशासन के पास पड़ा रहे, उसमें संज्ञान ही ना ले, ये फेलियर है एक तरीके से सर। इस पर थोड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता है तो इस विषय को सीरियसनेस से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर कर रही है कि आप 1 महीने में आपको सब चीज़ें हो जाएंगी, तो प्लीज़ ये निवेदन है सर। आपके स्टाफ ने लिख दिया होगा मेरे ख्याल से, इससे पहले भी है वो, आपने करा चेक करा लेंगे। एक बार क्या लो फिर हम बताएंगे आप। कह लिया जी, आप बताएं। ये ठीक है आपकी बात जो आरएमआई वाली बता रहे हो आप, ये एक यहाँ का नहीं है, प्रांत भर में ये इशू है कि अगर हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो प्रशासनिक स्तर पे जो एमई ब्रांच होती है, एमई या एमई जो भी है, हाँ, वो वहाँ पे इतना लटकाती झटकाती है उसको कि वो थोड़ा कागज निकल ही नहीं पाता उससे। अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जस्ट आपके आने से पहले ही मैं डिप्टी कमिश्नर अपने यहाँ से ही गए हैं, उनको फ़ोन किया मैंने मनोज जी को सोनीपत, उनका भी कोई ऐसा ही मामला आया नहीं से रिलेटेड है। वो एक सोच रहे हैं हम एक अलग से नोडल एजेंसी बना दी जाए, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट करेंगे हम चीफ मिनिस्टर साहब से कि भाई वो उसको देख के ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि अभी तक तो वो उसी डर्रे में काम चल रहा है और उसमें, हाँ, पुराने डर्रे में, उसमें दिक्कत है वास्तव में। इस बार हम जब मिलेंगे बैठेंगे तो वो आपकी बात हमने लिखी हुई है। इसके अलावा आपके पास कोई बात हो पेंशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, या पत्रकारों को आप समझते हो कि भाई ये कर सकती है सरकार, ऐसा होना चाहिए। कई बार आप इंडिविजुअली मिलते हो तो हमसे कहते हो कि अशोक जी ये करवा सकते हो आप, सरकार को ये करना चाहिए। तो राजीव जी आज आपसे बेसिकली यही बात समझने आए हैं कि आपके मन में अगर कोई बात है सरकार के माध्यम तक पहुँचे, पत्रकारों के को अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए और मजबूत करने के लिए सभी पक्षों से, तो आप अपनी बात खुल के रख सकते हो राजीव जी के पास। सर एक मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया इंदर फिरोज ऑडिटोरियम पंचकुला, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों को कैशलेस जो अपना हेल्थ आयुष्मान कार्ड का मिला वो दी जाएगी। तो आज तक बहुत सारे पत्रकारों किसी को भी नहीं मिला, वो सरकार लागू नहीं करती। तो वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, जो अपने आजीविका इंग्लिश से चलाते हैं, तो उनको थोड़ा ये हो जाए भी अपना स्वास्थ्य का विषय में जरूरत पड़े। वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक सवाल पूछूँ आपसे, परिवार पहचान पत्र आप सबका बना हुआ है? जी लगभग नहीं बनवाया?
बनवाया है, कैंसिल कर दिया, बोर्ड का बना नहीं रहे। चलो वो जो मेरे को पता भी तो बस चला, वो जो इसमें कौशल में APRO के निकले थे ना, अब वो अप्लाई करने लगा तो पता चला कैंसिल हो गया। दोबारा अप्लाई किया, आज तक ढूंढना हो तो क्या वजह क्या आई? तो ये क्रीड अपने आप में पूरा बड़ा सिस्टम है जी, किसी के समझ नहीं आता, उन्हीं के समझ में नहीं आ रहा ये रद्द क्यों हुआ और बन क्यों नहीं रहा। ये तो बड़ा छोटी सी बात थी। आप अशोक जी ले लो, मैं आज ही आपको थोड़ी देर में ही बता दूँगा क्यों रद्द हुआ है। मैं तो अपना आधार कार्ड निकाले देखता हूँ, नंबर फीड करते हैं कि आप भेज दो व्हाट्सएप कौन फोन करेगा उसका। ये तो हमारे पत्रकार हैं, और आम आदमी में तो बहुत ज़्यादा नहीं, आम- इनकम भी रहती है। लाखों लोगों ने बनवा लिए हैं, आम ही आदमी है, सारे पत्रकार नहीं है, लेकिन हाँ कहीं चुनौती आई होगी, मैं मानता हूँ तकनीकी तौर पे, तो उसको देखेंगे। हाँ रिजेक्ट हो रहा है, मतलब जो आप जाते हैं बनवाने के लिए रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ डालते हैं, आधार कार्ड डालते हैं, रिजेक्ट हो रहा है वापस, इतनी बनी है। अच्छा। टेक्निकल 1.5 महीने तो मैंने भी चक्कर पाया, जबकि मैं सिस्टम से गलवार से हूँ, जबकि मैं सिस्टम से गलवार से हूँ, 1.5 महीने तो मैंने भी चक्कर आप धर्मवीर जी आपका भेज दो। आप एक काम करो, आप एक काम करो, सोफिया दरिया हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो उसको देखती हैं, आपकी रिक्वेस्ट में अभी भेज देता हूँ उनको, वो आपको रिप्लाई भी कर देंगे कि इन वजहों से रिजेक्ट हुआ है। सर हमारी तो आपसे बात होगी, आप भेज दोगे, बात तो मासिस की हो रही है। नहीं, मैं आप समझे नहीं, आप भी मासिस में आते हैं, हो सकता है कि जो चैलेंज आपको आ रहा हो वो 5,000, 8,000, 20,000 लोगों को और आ रहा होगा, तो आपके माध्यम से 20,000 लोगों की समस्या हल हो जाएगी, तो वो ज़्यादा ही बढ़िया है ना। वो तो ऐसा अजीब मैं बताता हूँ, 1-2 आया था हमारे सामने केस, वो क्या करते हैं बीच में डोट लगा देते हैं जानबूझ के। अब 3,000 रुपये दे, वो डोट हट जाएगा, वो उसका डोट का कोई एरर तो आएगा नहीं। आपके आधार कार्ड के 7 के बाद में डोट लगा दिया, वो डोट दिखता तो है नहीं। 3,000 में सर 800 रुपये आपकी इनकम दिखा। उनको पता है सर कि ये डोट लग रहा है, वो एक महीने में 3,000 रुपये लेते हैं, 2,000 हटवा देते हैं 2 दिन में, नहीं तो आप घूमते रहो। अब सॉफ्टवेयर डोट कहाँ पकड़ेगा? जानबूझ के गड़बड़ करते हैं ये, बिल्कुल ये- पूरे में सॉफ्टवेयर में राजीव सब जी, ये जिस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना CM साहब, ये आधार वो तो कतई percent बिल्कुल डराते ऊपर हुए आप है। जाकर देखोगे ना, अगर किसी के बच्चे का नाम गलत है उसको ठीक कर रहा है, मतलब छोटी सी एरर है उसकी, मे बी के मात्रा की एरर है या छोटी सी है, वो भी उसने खुद नहीं आप किया। उसको अगर डिप्टी कमिश्नर भी कह देगा ना तो वो कलर करेगा जी, हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, आप ये वो एक प्रोसीजर मिनट फॉलो दिखा करो, ये देगा। करो। वो अगर DC भी करवाना चाहे तो DC को इतने काम बता दें कि DC कहे मैं तो अपने बेटे का नाम बदल देंगे, मैं हाथ जोड़ देगा, उसकी जेब में नगर परिषद में 2,500 रुपये डालो, विद इन 10 मिनट्स आप नाम चेंज करके आपको जनरेट बता दिया जी, मतलब कहीं डोट सिर्फ लगा दे, 10 कहीं मिनट कॉमा लगा में, देते जो हैं। डिप्टी कमिश्नर नहीं करवा वो सकता, नहीं, CM वो नहीं अपनी करवा मर्जी से ये ऊपर जी, लेवल नगर पे परिषद की बात चलते कर रहा नहीं। हूँ। वो कहते हैं 2,500 में मेरे थोड़े बन रहा हूँ सीधे। जींद ये में है कि आपका- जींद में 20,000 प्रॉपर्टी ID गलत की हुई है जानबूझ के, 2.5 करोड़ रुपए का ठेका था। मतलब एक तो है ना, चलो कई बार क्या होता है कि गलती, एक तो गलती हो जाए, एक गलती जानबूझ के किसी मतलब मेलाफेड इंटेंशन से की जाए, वो है 20,000 गाय भी कर दी, रिकॉर्ड ही नहीं था 20,000 है 20,000 आईडी है ना, हाँ। गाय भी होगी नहीं बिल्कुल प्रॉपर्टी ID। उससे प्लेटफॉर्म से। हाँ, जींद नगर परिषद को अगर कोई खंगाड़े ना तो सारे अंदर जाओ एक भी बार में। वो सीधवेन लक्ष्मण की ऐड नहीं आती थी भाई, वो बल्लभ लेने गया, यार दे दो सारे घर के बदल डालो, मुझे भी नहीं पता था, मुझे एक फैमिली ID बनवानी पड़ेगी, तब मुझे पता लगा यार ये तो नहीं, मैं इसका करते हैं। देखो अभी मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 70 लाख परिवार जो है उनकी फैमिली ID बन चुकी है, वो ठीक है, और क्योंकि 2 करोड़ बनेगी। 2 करोड़ बट जिन लोगों ने बनवाई हाँ, मैं वही कह रहा एक बार उनसे पूछो वो कितनी हूँ। harassment से मैं आपकी निकले बात हैं। को समझ गया, ये कुछ केस हो सकते हैं। मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 70 लाख परिवारों, मतलब 2 करोड़ 80 लाख लोगों की फैमिली ID बन गई है। और ये 2 करोड़ 80 लाख लोग सारे के सारे प्रभुत्व वाले नहीं होंगे, बड़ी संख्या है ये, गरीब आदमी भी होगा, रिक्शे वाला भी होगा, किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, तो इनकी बन चुकी है। लेकिन कोई समस्या रह गई है तो उसका हम निवारण करेंगे कि उसमें कई ऐसे भी लोग होंगे शायद जिनकी 500 रुपये की भी हैसियत ना हो कि 500 रुपये दे के भी आई कार्ड बनवा लें। अगर इतनी बड़ी संख्या है तो उनमें सभी लोग आते होंगे, सब पैसे देने वाले तो नहीं होंगे। आपकी बात जेन्युइन है बिल्कुल कि उसको हम ज़रूर देखेंगे कि क्या वजह रही है, और मेरे को अगर आप एरर भी बता दें मुझे कि एरर क्या आता है तो मेरे को और आसान हो जाएगा
ताकि वो भविष्य में फिर दोबारा से वो एरर दोबारा ना आना शुरू हो। सर वो सिर्फ ये कार्ड देख के और ये कहते हैं कि आपका अप्रूव नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल। 2 महीने में 3 एक बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर इसमें, अब इनकम तो मैंने अपनी भरी थी अपने पीपी में, अब मेरी इनकम कम होगी तो उसके लिए रातों में टीम जाओ ये किसी के जाओ, वो बहुत टफ प्रोसीजर है क्योंकि कोई फिक्स इनकम तो है नहीं। अब मेरी 3 साल पहले मैं 1 लाख रुपए कमाता था, इन में 5,000 कमाऊँ तो ना भाई ऐसे नहीं होगा। वो या तो आप शुरू से ही अप्रूव करो कि ये ओरिजिनल है या नहीं, बैंक अकाउंट दो वो दो, फिर उसके बाद भी होता ही नहीं, गरीब का होता ही, इसलिए मैं तो धक्के खा के करवा लूँगा। आम आदमी को कहते तेरी तो इनकम कम है, किसी की दादी मर गई, दादा मर गया, दोनों की रख दिया थी, वो तो कहता है मेरी दादी की पेंशन नहीं मिलती है, हमें कट करो ये तो आपको ADC ऑफिस जाओ वो करो ऑनलाइन, तो फिर वो बेचारा 1 महीने धक्के खा के 3,000 रुपये कोई ले लेगा कि 3 दिन में तैयार, तो कोई नहीं देता जी। उन्होंने कहा 5-4 हज़ार रुपये ले लेगा, उनकी पेंशन खत्म होगी, हकीकत में भी वो पेंशन खत्म होगी तो आदमी तो मर गया। अब उसको जो ठीक कराने के लिए जो परेशानियाँ होती है ना, ये ADC ऑफिस में आप जाके देखिए, हर तीसरा आदमी ये पाएगा मेरी इनकम ज़्यादा, मेरी इनकम। अच्छा, मैं आपको थोड़ी जानकारी, क्योंकि ये तो हम तो ये सोचते थे कि आपके माध्यम से हम जनता को देंगे, लेकिन हैरानी की बात है जब आप ही अपनी समस्या रख रहे हो तो आप क्या देंगे। हाँ, अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, आपकी ईमानदारी आपने कबूल कर लिया कि आप नहीं नेचुरली अगर आप नहीं देंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमने क्या काम किया। मुद्दा ये है ना कि मैं जो बता रहा था 2,80,00,000 लोग, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने फाइनेंस सेक्रेटरी को जोड़ा था, बिकॉज वो फैमिली आईडी के ऊपर उसका सारी फंक्शनिंग उनकी रही है, उनका नाम सोफिया दही है। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार जिसका परिवार पहचान पत्र बन जाता है उसके बाद वो अपनी बातों को मॉडिफाई करने के लिए पोर्टल पर जा करके, क्योंकि एक बार बन गया तो आपको दोबारा किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाना, किसी भी योजना के लिए, किसी भी योजना के लिए नहीं जाना। चक्कर काट रहे दिनों हैं, अभी चक्कर काट रहे मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी योजना के लिए नहीं जाना। इसका हमने डेमो भी करा है, इसका डेमो भी करा है। इसमें बाकायदा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंटरव्यू भी शेयर कर दूँगा। हो सकता है कोई चीज़ आप अपडेट ना हो उस बारे में, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं, पॉलिटिकल खबरें होती हैं, सरकारी योजना आती है उसको कवर करके उस पर डाल देते हैं। कई बार हम क्या होता है उसको प्रैक्टिकली देखते ही नहीं है कि इसको करना कैसे है, और प्रैक्टिकली करेंगे तो हो सकता है वो आसानी से हो जाए। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं कि जिनको दुरुस्त करना है। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने बोली आज, आपने हुड्डा साहब जैसी बात नहीं करी, आपने बड़ी ईमानदारी से बोला। अभी हुड्डा साहब को बिठाते हैं, बोलते हैं मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, बढ़िया है ना, बढ़िया है भाई, बंद करते है ना। बहुत तंग है इस तरह। अभी नहीं, आज हमने तो कहा है मलिक साहब, आप तो हुड्डा साहब को ये बोल रहे हैं एक बार जाकर कि भैया कल से एयर टिकट भी बंद करें अपनी, ये बिजली का बिल में दीपेंद्र भाई को लाइन पे लगाना, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए, पानी के बिल के लिए आशा हुड्डा जी लाइन में लगेंगी, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ पोर्टल बंद करने की बात आ रही थी। एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर मेरे नाम रजिस्ट्री है, तब उसकी क्या जरूरत रहेगी? हुड्डा की प्रॉपर्टी में तो कोई झगड़ा नहीं। देखो अब प्रॉपर्टी आईडी पे भी आ जाता हूँ मैं, वैसे तो मुझे नहीं, आपको जवाब देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। इस प्रदेश के अंदर एक बड़ा धंधा चलता है प्रॉपर्टी कब्जाने का। आप कभी कोई अपनी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा हो जाए, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, सबसे पहले बोलेगा सिविल सूट फाइल करो। आप कहेंगे मेरे पास अधिकार नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, 20-25 साल तक तो आप भूल जाओ आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलने वाली है। अगर हमने ऐसी व्यवस्था कायम कर दी, अब ध्यान देना इस बात को कि सबकी प्रॉपर्टी आईडी होगी, अगर वो उस प्रॉपर्टी आईडी के साथ वो एक कंप्लेंट लिखवाने जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा, लंबी लड़ाई तो नहीं लड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई चीज़ बदलाव आता है ना, मेरे नया गूगल शुरू हुआ था, ये जो गूगल हम मैप डालते हैं, मेरा ऑफिस दिल्ली लाजपत नगर में होता था, तो मैंने वहाँ से बीजेपी दफ्तर के लिए डाल दिया। वो बार बार मुझे कहीं लेकर के जाए, रेल की पटरी पे खड़ा कर दे, फिर लेके जाए, फिर रेल की पटरी पे खड़ा कर दे। लास्ट में मैंने कहा आज गूगल के थ्रू ही जाऊँगा, लास्ट में क्या तो जमुना पे जाके खड़ा कर दिया उसने मुझे। अब मैंने कहा यार ये मुझे कनॉट प्लेस तक नहीं लेके जा पा रहा, ये बार बार गलती कर रहा है, लेकिन आज मैं इसके बिना चल ही नहीं पाता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं चल पाते होंगे। तो वो कुछ टेक्निकल चीज़ें शुरुआती दौर में कई बार चुनौतियाँ बन जाती हैं, लेकिन लंबे टाइम में जो होता है ना उसके परिणाम आते हैं। अब देखो पासपोर्ट के लिए मेरे एक दोस्त होते थे, आपके जींद के ही होते थे, दिलपत सिंह सैनी, वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर थे दिल्ली के। आप विश्वास नहीं करेंगे, मंत्री उनके पैर छूते थे आकर, पैर
कि भाई साहब हमारा पासपोर्ट बनवा देना, ऐसे हाथ जोड़ते थे। मैंने बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर को, MOS को, हरियाणा के तो मतलब अभी ये लगाओ, मैंने नाम तो नहीं लूँगा, कौन कौन से मंत्री क्या क्या बेचारे रो रो के जाते थे। आज वो पासपोर्ट आप घर बैठे बैठे बना लेते हो अपना। ये ऑनलाइन व्यवस्था का ही तो नतीजा हुआ। नहीं तो पासपोर्ट के लिए तो बताओ इतनी बड़ी सोर्स, इतना रिश्वत, इतना ये, उसके बाद पुलिस दिस दैट, पता नहीं क्या क्या होता था उसमें। 1996 में घर बैठे बन के आया। चंडीगढ़ वाले ले लेते आदमी की जान लेते। नहीं इधर हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई जी। 1996 में मैंने अप्लाई किया था यहाँ बैठे बैठे, जब तो ये ऑनलाइन था भी नहीं। तो आपके मलिक साहब, आपके अलावा मुझे लगता नहीं कोई भी कहेगा कि पासपोर्ट को ऑफलाइन कर दो। नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ ये कहने नहीं बढ़ के आता था। हम ऑनलाइन जो आपने कहा ना ये उसमें कुछ एरर्स हैं वो रिमूव। हाँ, एरर रिमूव होने चाहिए। मैंने तो ये कहा कि हुड्डा साहब, एरर रिमूव होंगे तभी तो हाँ। जैसे साहब मेरी प्रॉपर्टी मेरे एरर का फायदा उठाते हैं। ये जानबूझ काफी सारे टेक्निकली क्या करते हैं, जानबूझ के एरर दिखा वो के मैंने बताया लोगों तो को परेशान आपको। किया जाता है, उनसे पैसे ऐसे जाते चलो हैं। सर, मैं तो देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। हम जहाँ बैठे हैं ना इस प्रेस हाउस में, 20,000 रुपये में इसकी प्रॉपर्टी आपको बना सकता हूँ। 20,000 में मैं इसकी प्रॉपर्टी आपके नाम, ये प्रॉपर्टी आईडी आपके नाम। बोलो जी, और बताओ। जेटली जी मैं नाम ले देता। सुनो, DMC लगने के लिए विधायकों को पैसे देते हैं जी, इतने लाख रुपए में DMC। उसमें क्या है DMC में? सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी है कि 10 लाख। DMC पैसे कहाँ से लेते? जीन में सर 1 महीना पूरा जब ये शुरू है ना, रोड जाम रहते थे लोगों को। देखो हम ना ऐसे जगह पे बैठे हैं जिसमें आप हमारे बड़े हैं। और नहीं सुनिए तो सही सुन तो लीजिए। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करूंगा तो ईगो हट करेगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ इस मामले में, और मैं इस पर आर्ग्यूमेंट करूंगा तो ईगो हट करेगी, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप बनाओ, सीरियसली कह रहा हूँ, आप बनवाओ, और आज बनवाइए, और रात तक उसको टर्मिनेट ना किया तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार। बन गया तो बन गया। मैं सस्पेंड की बात नहीं कर रहा। टर्मिनेट तो वो सर आपकी बात सही है, जब मैं आपको चैलेंज करके करवाऊंगा तो आप टर्मिनेट भी कर दोगे, कोई इशू ही नहीं है। तो आप कोई ऐसा इशू ला करके दे दीजिए हमारे मैं तो सामने। एक व्यवस्था की बात बता रहा हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा एक दे दीजिए हमारे को कि इसकी बन गई। अब ये तो कर सकते हैं। आपके नाम कान चेंज में बता नहीं दूँ। होता, मैं देखूंगा। मैंने 6 महीने पहले दिया था, ऐसा नाम लिख रखा मेरी कोठी का, वो नाम में नहीं होता थोड़ा हिंदी में, मन तालाब सिंह। मैं यार यू मेरी मिसिज का नाम है, फोटो खिंचवाए तो वहाँ जमा कराया 6 महीने पहले। मैं नहीं गया हूँ दोबारा, बोले जी अपने आप आ जाएगा, ठीक हो गया। आज तक तो आया नहीं। प्रॉपर्टी आईडी में भी कुछ पहले रही है। अब हमने एक व्यवस्था शुरू करी, शायद आप ही के ज़िले से शुरू हुई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि उसमें घर घर जाके प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएगी। अभी हो गई शुरुआत में कर दी सर। वो प्रॉपर्टी आईडी का जो सर्वे था ना, वो पूरे प्रदेश का हुआ, एक एजेंसी के पास था, और एजेंसी के ने पास था। नहीं, अब सरकारी दफ्तर, सरकारी अधिकारी आपके पास है। सर मैं वही यही कह रहा हूँ। देखो कंपनी के हम उस पास एजेंसी को था, पैसे दे दिए सरकार ने, और हम घर घर जाके भी कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट हमारे पास क्या निकला? सिर्फ वो बिगाड़ के चले गए। और जो आप कह रहे हो ना, मतलब दिस नॉट मैं टॉपिक हो, मैं सिर्फ जनरल कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो ना कार्रवाई की, कि उसकी पूरी पेमेंट हुई, कि इवन ईओ को वो लोग ये कहते थे, वो बोलता था ना ये गड़बड़ है, यदि आप। अच्छा, ये मैंने खैर जींद में ज़्यादा देखा, क्योंकि मैं 5 जिले घुमाया हूँ, तो मुझे 5 जिलों में ऐसी समस्या अभी तक किसी ने रखी नहीं। समस्या तो आई होगी सर, वो उसका किसी ने कहा है। वैसे में भी कि किसी ने नाम समस्या उठाया। तो ये जेन्युइन है। देखो जो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये तो मानता हूँ कि कोई ना कोई तकनीकी खामी, या मानता हूँ एजेंसी ने, किसी ने वेस्टर्न इंटरेस्ट में कोई गलत काम किया हो, लेकिन मैं तो हम बात करें सिस्टम की। उनका एक और गलत था जी, वो सर्वे करती थी ना, यासी कंपनी। मेरे घर कोई भी नहीं है। यासी क्या आप क्या लान लगा? वो तो अय्यासी वैसे तो जैन साहब की कंपनी थी, हो गया। मैं घर नहीं मिला सर, तो वो ये मेरा पड़ोसी है, ये किसका उसी का घर owner है? चढ़ा। रमेश का है। अब वो अरे वो मेरी मिसिज का है, ये मेरे बाप का है, वो तो नहीं होंगी, तो चढ़ा दिया रमेश, और है वो मेरी मिसिज का है। सारा मैं हंडे जाऊँ चक्कर काटता। सब्जी मंडी में मेरी दुकान है, बैठा मैंने किराए पे दे दी। नीचे जो विक्रेता है वो तो अपना मोबाइल नंबर दिखेगा ना, भाई सब्जी खरीदनी है तो वो मेरे से थोड़ी बात करेगा, वो तो जो बेच रहा है उससे करेगा। वो जिसका नीचे नंबर था ना, साढ़े उससे एकदम प्रॉपर्टी आईडी, उसको फट टैक्स दे दिया। अच्छा, अब क्या है कि टैक्स अगर आपके नाम में जमा करवा दिया ना, तो आप प्रॉपर्टी के मैं तो मालिक को गई, मैंने टैक्स भर रखा, प्रॉपर्टी का ये मिली, देखो वो डिस्प्यूट खड़ा होगा ना बेकार का ही। तो ये जो सर्वे था वो बिल्कुल ये होना चाहिए ना, भाई किसकी है उसके कागज मांगो साथ में। ये तो नहीं ना कि भाई मैंने रेंट कर रखी, रेंट आउट कर रखी है, और जो किराएदार उसके नाम प्रॉपर्टी आईडी बना दी, मतलब किराएदार का नाम अच्छा, उसमें क्या है ना? सिस्टम गलत है, मतलब इसमें सुधार, काफी सुधार। नहीं नहीं, ये सुधार की तो गुंजाइश ये तो मैंने आपसे पहले ही मैंने बोल दिया। हाँ।
कि सिस्टम सही है, इसमें कुछ कोई तकनीकी खामी रह गई है, उसको ठीक करना ये सरकार का काम है और सरकार को करना भी है। एजेंसी की गलतियां है जी, सरकार बदनाम हुई है, गलती थी बदनाम तो सरकार ने थोड़ी करी है। जो सर्वे एजेंसी आई थी ना, उसकी गलतियां हैं और सरकार बदनाम हुई। भाई यासी तो मेरा घर का मैंने पैसे बताया, कमा गई, कहाँ से बदनाम तो लिखे सरकार गए हुई ना हैं? जी, क्योंकि इम्प्लीमेंट सरकार ने करवाया। नहीं उसको किसके नाम उसको मकान है? उसको वो उसको पता नहीं उसको किसका उसको नहीं है। उसको दूर कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रखा है और मुझे मालूम है इसके ऊपर बहुत मीटिंग्स भी हुई हैं। हाँ हुई है, कि काफी इसको बड़ा मुद्दा रहा है। जल्दी से जल्दी इसको विधानसभा ठीक में भी करना हर जगह उठा है। एक जानकारी शेयर करूँगा आपके साथ। पीपीपी जो है वो मुख्यमंत्री जी उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब उसके जो मामले हैं जो पहले एक बार बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनते थे वो बहुत कम हो गए उस हैं। लेवल पे आ गए हैं। और जो मेरे को अभी बताया धर्मवीर जी ने, धर्मवीर जी का जैसे मैं खुद देख रहा हूँ, ऐसे ही जैसे कोई जींद का मामला आता है, मान लो मैं सेक्रेटरी बैठता हूँ तो मैं खुद उसको मॉनिटरिंग ऊपर तक करके उसकी हल करते हैं ताकि उसके माध्यम से 10 और लोगों का भी वो हल हो। ऐसा नहीं है कि वो पीपी पे काम नहीं किया। प्रॉपर्टी वाली बात से मैं सहमत हूँ आपके मलिक साहब से, रमेश जी आपसे भी, कि उसमें अभी भी उस तरह की दिक्कतें खासकर जींद में और कहीं नहीं है ऐसा। मैं फतेहाबाद भी जाता हूँ, सिरसा भी जाता हूँ, वहाँ ऐसा नहीं है मलिक साहब कुछ। जींद में कुछ ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ। क्यों है? क्यों आप तो फिर तो स्टाफ की दिक्कत है, मतलब फिर तो हाँ, ये है। yes, yes। यदि टेक्निकल है तो हर जगह होती है वो। हाँ ना टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है आपका। वो आपसे खींच ताड़ की ज़्यादा दिक्कत है। हाँ चलो ये राजीव मतलब जी मुद्दा सीधे आए हुए हैं ये आपके बीच मुद्दा ये है कि बात हो रही व्यवस्था पे, तकनीकी खामी को दूर करना है, उसके लिए अधिकारी हैं, वो कर रहे होंगे इस काम को। अधिकारियों को से काम कैसे लेना वो मुख्यमंत्री जी को बेहतर आता है, वो करवा भी रहे होंगे, क्योंकि एक नई चीज़ शुरू करी है। ये बड़ा आसान होता है ना धारा के विपरीत बहना। भाई पटरी बिछाना सबसे मुश्किल काम है, ट्रेन चलाना सबसे आसान ट्रेन काम तो चली जाएगी। ठीक है ना। तो हम पटरी बिछाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और पटरी बिछाने का काम भी वो किया जो संस्कृति जो कल्चर हमारे हरियाणा का नहीं रहता था, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप बोले जी ये बंद ही कर देंगे, मैं बंद ही कर दूंगा। अब बुढ़ा साहब तो करें मैं बंद ही कर दूंगा, मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, फिर तो आपको लाइन पे लगना पड़ेगा। बिजली का बिल जमा कराएंगे, 3 आदमी खड़े होंगे साइड में और 3 आदमी बताएंगे जल्दी करवा देता हूँ जी, लाओ मेरे को इतने पैसे चाहिए। पानी के बिल के लिए जाएंगे, मतलब वही व्यवस्था 1973-74 वाली व्यवस्था हरियाणा में अगर दोबारा कायम करनी है तो बुढ़ा साहब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर नहीं करनी, अपने बच्चों का भविष्य आगे सुधारना, उनके स्मार्टफोन में, उनके मोबाइल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। भाई एक बुजुर्ग महिला है, वो जाएगी पेंशन लेने के लिए, खड़ी होगी लाइन में, और हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद उसकी पेंशन वो कौन लेता है वो आपको पता ही है, आपके पास सबके पास जानकारी है। तो 1200 करोड़ रुपए कम नहीं होता। 1200 करोड़ रुपया साल का इस सरकार ने पोर्टल के माध्यम से बचाया है। तो मेरा तो पैसा नहीं था, उसमें तो आपका भी योगदान रहा है, आपके भी तो टैक्स रहे होंगे। लेकिन 1200 करोड़ रुपए खाने वाले कितने थे? चंद सैकड़ों लोग। वो सैकड़ों लोग जो हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, और आप वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं सरकार बदलनी है। तो वो आपके लिए थोड़ी बोल रहे हैं, वो प्रदेश की जनता के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। अरे भाई 1200 करोड़ रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। साइकिल पे चलने वाला हवाई जहाज खरीद के बैठा हुआ था पिछले 10 सालों में, पिछली सरकारों में। या उठा के देखिए ना रिकॉर्ड, 500 लोग उठा लीजिए, एक एड्रेस देता हूँ मॉडल टाउन का, 500 लोगों की लिस्ट निकाल दीजिए, उसमें से जो उनके घर पे आते थे उनको 2004 में देख लीजिए उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, और 2014 में देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो 1200 करोड़ में सही तो गया, और कहाँ से गया? तो उस व्यवस्था को अगर बंद करने का काम सरकार कर रही है, और उसमें कुछ चुनौतियां हैं, तो उसमें तो आपका साथ चाहिए ही हमारे को। तकनीकी खामी तो हमने दूर करनी है, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, तकनीकी खामी तो हमने दूर करनी है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई अडानी साहब की भी 40,000 करोड़ लेकिन एक बात तो है, लाखों करोड़ पहुंच गई हो तो। हाँ बिल्कुल, राजीव जी, ऐसे उस उनका- सरकार में भी लोग थे, उसका और इस सरकार में भी लोग हैं हाँ। जो फायदा उठा रहे हैं। जो पहले हालात कुछ और थे, आज कुछ और। लेकिन जो टेक्निकल जो युग आ रहा है ना, उसमें डिजिटल जरूरी है, और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। नहीं, डिजिटल में तो आप ये देखिए ना, अगर मैं आप हुड्डा साहब की पॉलिसी को आगे लेके जाऊँ तो सबसे पहले तो हुड्डा साहब को बैठ के यहाँ बोलना चाहिए, भाई सबके लोगों का अपना अपना डिजिटल बंद करो, पोर्टल बंद करो सारे अपने, वापस अखबार चलाओ। अगर हुड्डा साहब पोर्टल की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पोर्टल में सुधार करिए, वो कह रहे हैं मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। ये तो समय की वो जरूरत है। सुनो, नहीं, पोर्टल बंद कर देता। नहीं, अरे मेरे पास, मैं आपको सुनाता हूँ अभी।
आपको डिफेंड कर रहे हैं उनको, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने 20 बार ये बोला तो ये तनाव से पोर्टल है ना, ये पी आज चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, आज मैं हुड्डा साहब की स्टेटमेंट ही पे शुरुआत करता हूँ पहले। आप हुड्डा साहब से फोन पे बात कर लीजिए, वो ये कहेंगे भाई बेकार के पोर्टल है वो बंद कर दूंगा मैं, वो ये बोलते हैं। उन्होंने वो मेरे रिश्तेदार है जी, मैं उनको समय की जानता। जरूरत है ये तो। देखो पोर्टल टेक्निक ना वो मेरे रिश्तेदार है, ना मैं उनको जानता, ना वो मेरे को जानते हैं। नहीं, देखो ऐसा होता है, ये भी क्लियर है। नहीं ऐसा होता है। देखो ये एक बात तो समझने वाली है ही ना कि हम लोगों ने एक व्यवस्था को कायम करना है। हाँ, उसमें हुड्डा साहब अगर ये कहते हैं भाई इस पोर्टल में ये कमी आ रही है, इसको दूर किया जाए, तो समझदारी थी। एक बड़े नेता, मेरे लिए सम्मानीय है वो, मेरे पिता तुल्य हैं, सम्मानीय हैं। लेकिन देखिए आप किसको खुश कर रहे थे वो ये बात बोल के, आपको थोड़ा गहराई में तो जाके सोचना चाहिए। वो जो नीचे लोग खड़े थे ना, वो बेचारे पोर्टल की वजहों से बेरोजगार हुए हैं, वो उनको कह रहे थे कि भाई अब मैं पोर्टल बंद कर दूंगा, तुम्हारे धंधे वापस चलेंगे। वो उनको संदेश दे रहे थे। तो थोड़ा और इसको एलोबरेट करेंगे तो अच्छी स्टोरी भी निकलेगी इसके अंदर। तो एनीवे खैर वो एक सब्जेक्ट है। तो मैं तो ये बताने आया था कि हम तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार आ रही है, मैं आपको ये बताने के लिए आया। तीसरी बार मनोहर लाल जी के आए या ना आए पर हमारा कार्ड पड़ जाए। नहीं वो तो बनेगा। हम आपको बता रहे हैं तीसरी बार मनोहर लाल जी की। माँ क्यों गया? अंदाज लगा दे, माँ क्यों गया? कह रहे हैं ना तीसरी बार आ रहे हैं आप। पार्टी आए नहीं कहा, छाबड़ा जी तो नोट करके ये क्या आप तो मैं सुनो सही। अभी आप नहीं अभी देखिए, मैंने पहले समस्या पहले मैंने सुना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आ रही है। अब मैं इसलिए बताने आया हूँ कि क्यों आएगी। देखिए तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में बन रही है। नहीं बन रही सर, और सुनिए बन रही है, नहीं बन रही। तो अब तीसरी बार सरकार बन रही है। उसके पीछे की एक वजह है, उसके पीछे की एक वजह है। अच्छा, उसके पीछे की वजह ये है, मैं भी मान लूँगा मलिक साहब की बात। मैं आपको कोट ये मलिक है जी सर, आपने जो अंदर बताई थी ना उसी पे मैं डरा हुआ नहीं आएगी। तो ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मैं मलिक साहब उनको संबोधित किया, मलिक साहब। तो ऐसा है, रिकॉर्डिंग वाली बात लाइक के हमारे साथ नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। नहीं, हमारे साथ की अभी इस 10 बात को रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अनावश्यक पोर्टल यही देखिए मैं तो एक बात लगभग हमें 4 दिन हो गए हैं मुझे फील्ड के अंदर। 4 दिनों में मैं अनौपचारिक रूप से सभी पत्रकार साथियों से, भाइयों से बात कर रहा हूँ। और 4 दिन से मैं एक ही आग्रह कर रहा था कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन हर आदमी, हर पत्रकार चाहता है कि यार कुछ तो बात करें, तो उस मजबूरी में हमें बात भी करनी पड़ती है। तो मैं आपको, अब कोई क्या कहता है अलग बात है, अभी जैसे भाई साहब ने बोला, लेकिन तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल को आप भी कहेंगे। और उसकी वजह भी मैं आज कह रहा हूँ, है ना, और वो उसकी एक वजह भी, उसकी वजह ये है, मैंने 3 दिन से चुनौती दी। हो सकता है कि हुड्डा साहब व्यस्त होंगे, लेकिन 3 दिन से चुनौती दी और 3 दिन से एक ही बात बोली, किसी की ड्यूटी लगा दें, अपने किसी इंटेलिजेंट आदमी की ड्यूटी लगा दें, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आपके करीबी रहा हो उसकी लगा दें, कोई और ब्यूरोक्रेसी में जानता हो उसकी लगा दें, किसी की ड्यूटी लगा के बोलें भाई एक ऐसा चार्ट बनाओ, एक ऐसा कंपैरिजन चार्ट बनाओ जिसके अंदर ये बताया जाए कि 2004 से लेकर 2014 की सरकार ने क्या किया था और 2014 से लेकर 2023 की सरकार ने क्या करके दिखाया। कोई भी क्षेत्र उठा लें, क्योंकि मैं एक ऐसे लैंड पे बैठा हूँ इस टाइम पे जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, हरियाणा की सेंटर पॉइंट है ये हरियाणा। और हरियाणा की राजनीति ज़्यादातर जब भी हम कोई बात करते हैं, आपने देखा सार्वजनिक मंचों के ऊपर नेता मंच के ऊपर चढ़ करके कहते हैं भाई मैंने इतनी नौकरियां दी, आपको तो आप तो कवर करते हैं, उनको दिखाते भी हैं भाई मैंने इतनी नौकरियां दी। हम भी कई बार सोचते थे यार ये कैसे दे सकते हैं नौकरी। हम तो सोचते थे एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद नौकरी मिलती है। तो कई तो ऐसे भी नेता होते थे जो अपना नाम नहीं लिख सकते, अंगूठा लगाते हैं, लेकिन वो कह देते थे नौकरी दी। तो हम भी हैरान होते थे कैसे दे दी।
लेकिन दे भी दी, मान लिया दे भी दी, तो कितनी दे दी? 10 साल की सरकार ने मात्र 86,000 सरकारी नौकरियां दी 2004 से लेकर 2014 में। और जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे हैं, उस सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने 1,04,000 सरकारी नौकरियां दी बिना पर्ची और खर्ची के। तो हम तो कहते हैं तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए, कृषि में कर लिया जाए, वृद्ध पेंशन में कर लिया जाए, युवाओं के लिए कर लिया जाए, बिजली के लिए कर लिया जाए, पानी के लिए कर लिया जाए। अरे सड़कें जींद में, जींद की सड़कें, जींद की सड़कें, सुनिए 4-4, 5-5 हाईवे जींद के। शहर के अंदर सड़कें कह रहे हैं आपकी बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैं अब देखिए, मैं बात को बता रहा हूँ, जींद की सड़कें, जींद की सड़कें लगभग, अभी मैं अशोक जी से बात कर रहा था, 6-6 हाईवे जींद से निकल करके जा रहे हैं, ठीक है ना, 6-6 हाईवे जींद से निकल करके जा रहे हैं। वैसे मैं करेक्ट करूँ, 6 नहीं है, 9 है, 9 हाईवे हो गए। अब बिजली, पानी, सड़क, खेती, कृषि, मेहनत, मजदूरी, कहीं तो कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके, ये तुलनात्मक तालिका आप ना बना करके हुड्डा साहब को बोलें कि हुड्डा साहब चुनौती दे रहे हैं बार बार आपको रोज़ रोज़, और वो कह रहे हैं कोई तो ऐसी चीज़ लेकर के आइए भ्रष्टाचार को छोड़ के, जिसमें आप कहें कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर करके दिखाया, मनोहर लाल जी की सरकार से। चुनौती है, दोबारा से चुनौती मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 दिन से दे रहा हूँ मैं चुनौती, कि एक बार कंपैरिजन शीट लेकर के आए, किसी भी चीज़ में लेकर के आए, किसी भी चीज़ में। मेरे पास अभी भी है, मैं इसलिए नहीं देना चाहता, मैंने दे दिया तो उसके ऊपर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी, लेकिन हम कहते हैं कि आपको ऑप्शन देते हैं, चलो मौका आपका, मनोहर लाल जी वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। चौटाला साहब को भी ले लीजिए। मैं इतना पीछे इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उस वक्त पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, हरियाणा की इनकम भी कम थी, हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट भी कम था, लेकिन 2004 के बाद वो डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ा। तो उसके बढ़ने के बाद आइए ना हम करते हैं डिस्कशन इस बात के ऊपर कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। ये देखिए नैरेटिव और ये नारेबाजी, ये जा रहे हैं और वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं वो आ जाएंगे, नहीं इस बार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें। आम जनता महसूस करती है, आम जनता जिसके मोबाइल के अंदर पेंशन आती है वो महसूस करती है, वो किसान जिसके पास मैसेज आता है कि आपको किसान सम्मान निधि मिली है, उसके मोबाइल के मैसेज आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति, वो फिज़िकली चैलेंज व्यक्ति, वो मज़दूर, जो अगर मैं आपको बताऊं, चाहे वो सेमी कुशल लीजिए, कुशल लीजिए, कोई भी, उसकी जो प्रतिदिन की जो दिहाड़ी दी जाती थी उसको लीजिए। अरे कोई तो चीज़ लेकर के आइए, फिर बताइए ना हमारे हैं, कोई आधार तो होना चाहिए आपके आने का। एक सेकंड मैं बोल लूँ, फिर आप मेरे से प्रश्न जरूर करिएगा। कोई आधार तो होना चाहिए, एक आधार। मेरे सम्मानित साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो आप सब लोग, और बुद्धिजीवी हैं, बड़ा लंबा तजुर्बा आपके पास, 30-40 साल का पत्रकारिता का है। तो पत्रकारिता का तजुर्बा तो शायद कई बार ये भी तो बोलता होगा कि भाई वो आपका ऊपर इल्ज़ाम लगा के गए हैं, इसका जवाब तो दे दीजिए। मुझे लगता है अगर वो जवाब दे देंगे तो फुल पेज की खबर छापना कि हुड्डा साहब आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर करके दिखाया था। और मैं आपसे एक आग्रह और करके जा रहा हूँ, और नहीं देंगे तो बोल देना जनता निर्धारित करेगी कि मनोहर लाल जी की सरकार आएगी कि नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं, ना आप निर्धारित करेंगे, ना मैं, ना वो, निर्धारित करने वाली जनता है, उनको निर्णय लेना है। और हम तो कहते हैं हम अपना काम करके दिखाएंगे, आप उसके ऊपर, काम के ऊपर अगर आपके पास कोई जवाब है तो जवाब दे करके दिखाइए। हम अभी भी कह रहे हैं, हमने लगभग 100 से ऊपर पोर्टल, 120 से ऊपर पोर्टल लॉन्च किए हैं। अभी 112 जो हमने सर्विस शुरू करी है कि महिलाएं कहीं पर अंधेरी जगह पर, किसी की बच्ची भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है, अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में 112 पे कॉल करती थी तो उससे पूछा जाता था कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या नाम है। अब तो ये भी व्यवस्था शुरू कर दी है मनोहर लाल जी ने कि 112 की ऐप के ऊपर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, रात के वक्त कभी आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो एक फ़ोन के ऊपर कोई आपसे नाम नहीं पूछेगा, आपका 4 मिनट के अंदर पुलिस में आओगे। और हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो आपने, हमने नहीं, हमने पत्रकारों की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए रैंडमली किसी महिला को बोलिए, कॉल करिए जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया, और कितनी देर में पुलिस पहुंचती है ये भी चेक करिए। और 4 पत्रकारों ने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया, मेरे पास प्रोग्राम है, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने 3.5 और 4 मिनट के अंदर पुलिस ने वहाँ पर विजिट करी और उस महिला को उसके घर पर छोड़ के आई। उन्होंने वो अपना डेमो करने के लिए किया। तो एक व्यवस्था ये भी हमने कायम करी। तो ऐसा नहीं है, पूरे तरीके से इस प्रदेश को बदला जा रहा है।
नैरेटिव सेट करने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि भाई अब की बार ये, अब की बार वो। अब की बार से होता नहीं है कभी भी। पिछली बार भी याद करिए 2014 के अंदर जब सरकार बनी थी, याद करिए उस बात को, तब ये कहा गया था कि लड़ाई चौटाला साहब और हुड्डा साहब के बीच की है। आधों ने तो मुख्यमंत्री चौटाला साहब को बना दिया था, आधों ने मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को बना दिया था। मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल जी। दूसरी बारी आई चौधरी साहब, हो गया इस बार तो, हो गया इस बार तो, लेकिन मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी बने। और तीसरी बार अब फुल मेजोरिटी के साथ मनोहर लाल जी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और वो मुख्यमंत्री क्यों बनने वाले हैं इसका जवाब हम नहीं देंगे, उसका जवाब कांग्रेस खुद देगी, कांग्रेस खुद बताएगी। वो इसलिए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्योंकि हम उतनी बिजली जितनी मनोहर लाल जी ने दी वो हम नहीं दे पाए थे। वो इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि जितना पानी घरों में पहुंचाया हम नहीं पहुंचा पाए थे। वो इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि जितनी सड़कें उन्होंने बनाई हम नहीं बना पाए थे। वो इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि 1200 करोड़ रुपए उन्होंने आप ही लोगों का बचा दिया। वो इसलिए बनेंगे मुख्यमंत्री, और वो इसकी वजह वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो हम तो आज भी बोलते हैं भाई चुनौती है, आप बताइए आप क्यों बनेंगे। यहाँ एक वजह होनी चाहिए। हम बताते हैं कि हम क्यों आएंगे वापस, मनोहर लाल जी वापस मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे। हमारे पास तो एक ऑथेंटिक वजह है, आपके पास है तो आप ही निकाल के लेके आइए। और हम पोर्टल की सरकार हैं, थे और रहेंगे। हम और पोर्टल लॉन्च करेंगे, और भी पोर्टल लेके आएंगे। अरे इस युवाओं का, इस प्रदेश युवा का है, उसके अधिकार कैसे छीन लिया भाई चंद सैकड़ों लोगों की वजहों से, जिन्होंने लोगों ने कमीशन खोरी करनी है। आपके बच्चों ने थोड़ी करनी है। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मल्टीनेशनल में, कोई सर्विस क्लास में है, वो घर पे सारी सुविधाएं चाहता है। भाई हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम चंद लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो चाहते हैं पोर्टल बंद हो जाए और हमारी कमीशन खोरी का धंधा फिर से शुरू हो जाए ना। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आपके बच्चों की, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी। तो निर्णय आपका, अपने बच्चों का भविष्य देखना है या उन चंद लोगों को देखना है जिन लोगों की कमाइयों की वजहों से इस प्रदेश के अधिकार मारे जाते थे। महिलाओं के अधिकार मारे जाते थे, वृद्ध के अधिकार मारे जाते थे, बच्चों के अधिकार मारे जाते थे, किसानों के अधिकार मारे जाते थे। और आप तो जानते हैं मुआवजे के रूप में हुड्डा साहब की सरकार के अंदर हुड्डा साहब ने एक मुआवजे का चेक जारी किया था। और जिस पद पे मैं बैठा हूँ, इसी पद पे एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने उसकी अपॉलॉजी जारी करी थी, माफ़ीनामा दिया था, बाकायदा चिट्ठी आई थी। मेरे को फिगर याद नहीं, लेकिन 3 रुपये से ऊपर का मुआवजा नहीं था वो। और उसमें 3 रुपये से ऊपर के मुआवजे में जब किसान ने कहा कि तुमने मेरे साथ बेइज्जती करी है, मेरी अपमान किया है मेरा, तो उनकी मीडिया एडवाइजर की चिट्ठी ये आई थी कि हमने 25 पैसे फालतू दे दिए आपको। वो सरकार चाहिए क्या? या वो सरकार चाहिए जिसने अलग अलग रूप में, मुआवजा तो 15,000, लेकिन अलग अलग रूप में 14 लाख करोड़ रुपया, सिर्फ मैं अपनी केंद्र सरकार को मिला लूँ तो 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों के उत्थान के लिए लगा दिया, जो अब फिगर बढ़ के और ज़्यादा हो गया। तो ये कंपैरिजन नहीं है, ये कंपैरिजन नहीं है हमारा किसी के साथ। हम तो एक ही बात कहते हैं, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आपको एक अच्छी सरकार मिलने वाली है मनोहर लाल जी की। और जो तकनीकी खामी बीच में थोड़ी सी पोर्टल में रह गई है, वो आपके माध्यम से जरूर दूर हम करेंगे, उसको हम जरूर दूर करके रहेंगे। नीति की सुन लो सर, मेरे अकाउंट में आए 6-12,000 2 साल। उन 2 साल में मेरे अकाउंट में जो क्लोजिंग और वो था ना, वो 1,20,000 से ऊपर और 27,000 से कम नहीं था। अब 1 साल बाद लेटर आ गया, बोले वो 12,000 रुपये वापस दो। मैं क्यों? बोले तो हमें नहीं बता दी लेटर, आप ये पैसे वापस दो किसान निधि वाले। पता कर आने वाले तो इनकम टैक्स भरा होगा, मैं यार ITR भरी, इनकम टैक्स नहीं भरा। तो अब वो पैसे भी वापस मांग रहे किसान निधि के। बताओ जी, मैं आपको लेके प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। सारी समस्याएं आप ही के साथ क्यों आ रही है इसको दूर जरूर करवाऊंगा। मेरी तो जी 2 समस्याएं आई हैं, वो बता दी। 2 भुगती है। एक सेकंड में बताता हूँ, ये प्रॉब्लम इसकी अकेले की नहीं है। जिन डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक 20,000 तक किसानों को कहवा काम रहा है। मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ, जिसने 0 ITR भर दी। अच्छा भाई, तुम ही अंदाजा लगा लो, रात में जब इसका फोन आवा मैं क्यों उसमें हूँ। 0 ITR अगर आपने भर दी, नहीं मेरे से आप वापस उसके ऐप आते मांगेंगे। हो, उसकी ये प्रॉब्लम है भाई। कई बार आपको लोन लेना, आपको अपनी सिबिल जो भी होना, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। इनकम टैक्स भले मत हो, लेकिन आपको ITR। कल मुझे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, खैर अभी तो हम लाइव होंगे, लेकिन फिर भी कोई हर्ज नहीं है इन बातों को बोलने में, कि एक बड़ी अच्छी बात बताई। सिरसा का मैटर था, वो कृषि से जुड़ा हुआ मैटर था। तो उसने बोला कि भाई ये आपने व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है,
लेकिन किसान नाराज़ है वहाँ पे कुछ। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, कह रहे वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड है कि उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए ही नहीं। नो डाउट उनके पास पैसा बहुत है, तो आप ये जो योजना लेके आए हो वो तो ज़रूरतमंद के लिए लेके आए हो। अब कृषि वाला तो 50 एकड़ वाला भी हो सकता है और आधे एकड़ वाला भी हो सकता है। आधे एकड़ वाले के लिए तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, नो डाउट 50 वाले के लिए क्यों होगी। तो उसने कहा विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप उनसे कहोगे जी पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करवा लो, तो कहाँ उनके पास वक्त है इतना करवाने के लिए। तो वो उनकी नाराज़गी है। तो ये देखिए हम सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। ज़रूरतमंद गरीब आदमी, प्रदेश का गरीब आदमी, प्रदेश का ज़रूरतमंद आदमी, उसको क्या देना है और वो क्या महसूस करता है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था कहीं पे, उसमें क्योंकि देखिए आप हरियाणा तो समृद्ध प्रदेश है, बहुत पैसे वाली जगह है ये, इसमें कोई डाउट। वेस्टर्न यूपी भी समृद्ध है। वेस्टर्न यूपी भी नहीं, मैं ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न यूपी में इतनी बड़ी बात थी उनके लिए सम्मान निधि। मतलब अगर किसी के मोबाइल पे मैसेज आता है तो उसके घर में एक टाइप से दिवाली मनाई जाती है कि जी मेरे पास पैसा आया। तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात हमारे प्रदेश के अंदर नहीं होंगे। हमारे दलित भाई होंगे, उनको ज़रूरत होगी, हमारी महिलाएं जो गरीब होंगी उनको ज़रूरत होगी। प्रदेश के जिसकी जो ज़रूरत होगी उसके लिए जाएगा। मेरी कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मैं बाकायदा चल के जाऊँगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी करूँगा। मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे कोई बोले जी मैं 500 रुपये कहीं बट रहे हैं तो आप जाके ले लीजिए, मैं कहूँ यार मेरे पास तो वक्त नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो तो जाएगा उसको लेने के, और उसका अधिकार बनता है, उसको अधिकार दिया भी जाना चाहिए। तो मुद्दा यहाँ पर अगर मैं नटशेल में बोलूँ तो यह है कि मनोहर लाल जी की सरकार तीसरी बार आ रही है। राजीव जी एक तो है ना, हम सरकार की इंटेंशन पे बिल्कुल भी सवाल नहीं सर उठा रहे। इसका तो बताओ वापस क्यों लिए मेरे से पैसे दे। मैं टेक्निकल तौर पे इसको मैं बिल्कुल जांच करूँगा। ITR इनकम टैक्स नहीं वही भरा उसका अपात्र होगा इस योजना का। ITR भरने पर, ITR भरने मात्र से, इनकम टैक्स भरने से नहीं, केवल ITR भरने से। मैंने DDA से बात की। मैं इसके लिए बिल्कुल मैं आपको 100% मैं फ़ोन करके दूंगा, आपको जवाब फ़ोन करके दूंगा। ये मतलब ना पूरे स्टेट में अगर बात करोगे तो एक बात है किसानों के साथ। इसके बाद जो किसान जुड़े हैं ना, उसके नाम जमीन गई वाले एक खेत थी वो उन्होंने अलग अलग खाता करवा दिया, वो नाम मिलेगा तो उनको मिलता नहीं है लाभ 2000 सम्मान निधि का। सम्मान निधि का। हाँ, और वो क्या वो चक्कर काट रहे हैं, हमारे को मिलना चाहिए जो हमारा नाम जमीन है। इस तरह है सिस्टम किसानों सारा सिस्टम तो खराब। और सुनो तो सही नहीं आप कह रहे हैं ना पिछले साल हमारी सरकार ने ये किया, वो हाँ, हो गया सर, हो गया। महंगाई भी देखो ना कितनी बड़ी है। पिछली 10 साल वो उठा वाले बता रहे हो आप, उसके आप कह गए देखोगे तो महंगाई कितनी बड़ी है। राजीव जी जिसने फायदा दूसरे तो भारत उठाना करा ना। नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, महंगाई बढ़ी है। मैं बात जो कर रहा था अभी, मैं बात कर रहा था कि किसी भी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में तो महंगाई बढ़ी है, तो उस टाइम भी ट्रांसफार्मर ले सकते थे, आज भी ले सकते हैं, क्यों नहीं लिए गए। उस टाइम भी सड़कें बन सकती थी, आज भी बन रही हैं, क्यों नहीं की गई। इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास बिजली की कमी कभी नहीं रही, क्योंकि हमारे पास तारों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, नई तारें डालनी थी, शॉर्ट सर्किट होते थे, इस वजहों से लोगों के घरों में लाइट नहीं रहती थी। ये तकनीकी खामी थी, उसको तब भी ठीक किया जा सकता था। महंगाई थी या नहीं थी, मैं अभी तो महंगाई के ऊपर एक अलग से सब्जेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब इसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन ये सब चीज़ें जो ज़रूरत थी, अच्छा इसको ऑनलाइन करके 1200 करोड़ रुपए बचा ले तो उस टाइम 600 करोड़ बच जाता, ठीक है ना। उस टाइम 600 करोड़ बचा लेते हैं, हमने 1200 करोड़ बचाए। MC और जो गांव में बांटते थे पेंशन, वो कितने लोगों की पेंशन रख लेते थे सर। ये मलिक साहब रोज लिखते थे कि फला लोग हैं ही नहीं गांव में, वो मर गए, उनकी पेंशन उनके पास रहती थी। वो तो आज चले जाओ आप पटाना में, आज भी मिल जाएंगे। राजीव जी, पटाना गाँव में बीजेपी पार्टी ने एक नेशनल स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के इतने बड़े अधिकारी को स्टेट में आपको मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में, मीडिया एडवाइजर के रूप में आपको पद दिया है, कुछ ना कुछ रणनीति बनाई है। लेकिन किसी भी सरकार की तीसरी बार आने की वजह ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। सोच अच्छी लेके चले, आपने सुशासन देने का प्रयास किया, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन वो अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार को बदलते हैं, डिसाइड करते हैं फ्यूचर में कौन सी आएगी। तो ये अब राजीव जी के ऊपर डिपेंड है, वो कितनी मेहनत से उन सरकार के मुख्यमंत्री तक उन बातों को पहुँचाएंगे और कितना उसको कंट्रोलिंग कर पाएंगे, सरकार की छवि को कितना और उम्दा बना पाएंगे ताकि तीसरी बार आ पाए। देखिए, मुख्य ब्यूरोक्रेट वाहक के रूप में काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट का काम नीतियों को वाहक के रूप में जनता तक पहुंचाने का होता है, और ये ईमानदारी से अगर वो काम करते हैं तो जनता तक सारी सुविधाएं पहुंच जाती हैं। कहीं पे कोई पेच बीच में रह जाता है तो उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता है? इस प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। उस खामियाजे को प्रदेश की जनता को ना उठाना पड़े,
उसके लिए एक ही तरीका हो सकता है, या तो हम कतारें एक डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस के बाहर लगवा दें, या हम ऐसी व्यवस्था कायम कर दें जिस व्यवस्था में उसको दोबारा कभी वहाँ जाकर खड़ा ना होना पड़े। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी व्यवस्था कायम कर दें जहाँ पर कि उसको किसी भी दरवाजे पर जाकर खड़ा होकर अपने अधिकार ना मांगने पड़े। उस व्यवस्था के अंदर मैंने फिर से बोल रहा हूँ, कोई टेक्निकल कमी रह जाएगी तो उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन अगर उस व्यवस्था के अंदर और व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन डालनी पड़ेंगी तो हम उसको भी डालेंगे। तो मुझे लगता नहीं है, अगर यही प्रश्न मैं कहता हूँ कि आज आप सब लोग अपने बच्चों से जाकर शाम को पूछ लें कि भाई आज एक क्वेश्चन आया था कि ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए या पोर्टल बंद करवा दें, तो मुझे नहीं लगता कि हम आपके भी बच्चों में से कोई इस बात के लिए सहमति भरेगा। और अगर आप उनको नाम भी बता दें कि ये किसने बोला और ये किसने बोला, तो मेरे को लगता है परिणाम घर पे ही सामने आ जाएगा, उसके लिए तो चुनावों की जरूरत भी नहीं है। निश्चित तौर पे विकासशील से विकसित देश बनना है तो इन चीजों पर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना। उन चीजों को कंट्रोलिंग करना, उनको इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारियों, कर्मचारियों का काम है। अगर वो ईमानदारी से नहीं करेंगे तो छवि सरकार को भुगतनी पड़ेगी उसका खामियाजा। देखिए, हर किसी सरकार को भुगतनी पड़ती है अगर ब्यूरोक्रेट अगर कहीं ना कोई ढिलाई बरतता है तो, लेकिन नो डाउट उसके अंदर काम करवाए जा रहे हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई परिवर्तन ना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, परिवर्तन लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार करते नहीं हैं, लेकिन जब वो हो जाता है, अब ये देखिए हमने टीवी देखते थे, मैं अभी एक चुनावों के अंदर था किसी राज्य के अंदर, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो टीवी चलते हैं हमारे, कितने रूम है आपके होटल में? उसने बताया 32 रूम है। तो मैंने कहा मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि किस रूम में टीवी चला। तो उनके पास तो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, हाँ थोड़ी सी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा, मैं डिबेट पे बैठता था तो डिबेट पे तो ये आदमी को लगता है ना कि सारी दुनिया मुझे देख रही है। तो मैंने कहा कितने जगह पे टीवी चला? तो उसने मुझे रिपोर्ट दी, लगभग मैं 2 महीने था शिलोंग में था, तो और होटल भी अच्छा था, ताज विवान था। तो मैंने उससे पूछा कि यार टीवी की रिपोर्ट चाहिए, तो उसने मुझे रिपोर्ट ला के दी लगभग 8-9 दिनों के बाद। उसने कहा जी 32 में से 28 कमरे बुक थे हमारे, 28 में से 7 कमरों में टीवी चला है, सिर्फ 7 कमरों में, और 7 कमरों में से 4 कमरों में म्यूज़िक चैनल चला है, और 4 में से इतने में तो न्यूज़ 1 में चली थी। तो आप मैं ये बताइए कि आप खुद भी नोटिस करना, घर में आप टीवी देख रहे होते हैं और बच्चा मोबाइल देख रहा होता है, देखते आपकी धर्मपत्नी, आपकी माताजी, टीवी भी चल रहा है लेकिन मोबाइल, क्योंकि अभी वो टीवी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन देख मोबाइल रहे हैं, तो टीवी भी चल रहा है और मोबाइल भी चल रहा है। तो अब देखिए हम तो उस पीढ़ी से आते हैं, क्योंकि हमने अपने सामने टेलीफोन जो थे डायल वाले देखे, अपने सामने पीबीटी देख लिए, अपने सामने मोबाइल भी देख लिया, ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी पे आ गए, कलर टीवी से एलईडी पे आ गए, एलसीडी पे आ गए, एलसीडी से एलईडी पे आ गए, अब एलईडी को भी बंद करके मोबाइल पे चलेंगे। तो हमने तो इतने परिवर्तन देख लिए अपने सामने। और वो परिवर्तन जो बच्चा ने पिछले 10 साल पहले होश संभाला था, अगर उसे थोड़ी सी हरियाणा की पिक्चर दे दो ना वापस जाके 2004-5 से पहले की, उसको बताओ ये वाला वीडियो देखो जी, ये पहले का हरियाणा होता था, तो वो दोबारा कबूल करने को तैयार नहीं होगा उसे। सिर्फ बच्चों को ही दिखा दो उस वीडियो को। तो निर्धारित करने वाले कौन है? इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश के बच्चे, इस प्रदेश की महिलाएं, जिनको अधिकार उनके घर पर मिल रहे हैं। और जब वो निर्धारित करेंगे तो हमें चिंता नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात करी है, तो नो डाउट ब्यूरोक्रेसी भी उसी के साथ होती है जिसके साथ जनता होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी एक वाहक का काम करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, नीतियाँ दी जाती हैं। अगर वो जनहितैषी होती हैं तो नेतृत्व निर्धारित करता है इसको लागू किया जाए, और नेतृत्व ये निर्धारित करता है कि मुझे ऐसी नीति चाहिए जिसको ब्यूरोक्रेट बनाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट भी अपने, मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट में नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सेक्स रेशियो के ऊपर एक हरियाणा के ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ काम करा। उन्होंने चुनौतियाँ भी बताई अपनी कि कैसे हमने सारी पाबंदियाँ लगाई, और पाबंदियाँ लगाने के बावजूद लोग पंजाब जाते थे, लोग राजस्थान जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवा के सेक्स चेक करवाते थे। तो उस अधिकारी ने बताया, उसने ईमानदारी से काम करके वो प्रूव करके दिखाया। कभी इस प्रदेश के अंदर हमने कल्पना करी थी कि सेक्स रेशियो भी ठीक हो सकता है? करके दिखाया ना। किसने करा? वही मनोहर लाल जी की सरकार ने करके दिखाया। तो जो संभव नहीं था ना, वो सारे काम उन्होंने कर दिए, और आगे भी वो काम चलते रहेंगे। अब मुझे लगता है प्रदेश ने अभी गति पकड़ी है, उस गति को कोई भी नहीं चाहेगा कि रुक जाए। और मैं आज से लास्ट में, अब इसको लंबा नहीं खींचते हुए, लास्ट में इतना बोलूँगा, एक आग्रह करके जा रहा हूँ, किसी भी नेता को पकड़ लीजिएगा, चुनौती दे के गए, यार जवाब तो दे दो। 3 दिन से पूछ रहे हैं जवाब, 3 दिन से कोई जवाब देने को तैयार नहीं। भूपेंद्र भाई तो इंटेलिजेंट आदमी है, युवा भी हैं,
तो पिताजी तो कह रहे हैं पोर्टल बंद करूँगा, तो दीपेंद्र भाई से पूछ लीजिए कि दीपेंद्र भाई आप ही जवाब दे दीजिए इनका। तो आप तो उनकी हम उम्र है, आप तो जवाब दे सकते हैं, वो तो बड़े नेता हो सकता है, वो सोचते होंगे छोटे लोग बोल रहे हैं तो मैं उनको क्यों जवाब दूँ, तो वो तो जवाब दे सकते हैं, उनसे ले लो। जवाब के बाद आपके पास निर्णय होगा कि भाई किसकी सरकार आ रही है और किसकी नहीं आ रही। ठीक है ना। एक ऑप्शन कोड वैसे बताऊँ मैं आपको